हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एपिक मनी शीट। जैसे आप जानते हैं कि एक मिथ है कि सिर्फ बिजनेसमैन या फ्रीलांसर से ही अमीर हो सकते हैं और सैलरीड एम्प्लॉयज़ को हर महीने पे चेक से पे चेक जीना पड़ता है। क्या आपको पता है सिर्फ एक तरीका है अमीर होने का? अपनी नौकरी छोड़ो और अपना खुद का बिजनेस शुरू करो। सही है ना? लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि ये सच नहीं है, आपको अपनी नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई लॉटरी जीतने की ज़रूरत है, ना कोई बैंक लूटने की। आप सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स या स्ट्रैटेजीज फॉलो करके अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक सैलरी वाली जॉब से अमीर हो सकते हैं। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी क्लासिक किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखा है कि अक्सर लोग समझते नहीं है कि ज़िंदगी में आप कितना पैसा कमाते हैं ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप कितना पैसा बचाते हैं जो आपको वेल्थ बनाने में मदद कर सके। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक सैलरी वाले जॉब से अमीर कैसे बन सकते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में अंत तक आपको एक साफ रास्ता मिलेगा वेल्थ और हैप्पीनेस की ओर। आप अपनी सुरक्षा और सुविधा को कुर्बान किए बिना अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। तो क्या आप तैयार हैं सैलरी वाली जॉब से अमीर बनने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अमीर होने का क्या मतलब है? शायद आप कहेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में बहुत से पैसे हों, या आपके पास बड़ा घर हो, या फैंसी कार हो, या आप दुनिया घूम रहे हो और आपको एक शहंशाह वाली ज़िंदगी चाहिए। शायद कुछ लोग कहेंगे कि हमें मुकेश अंबानी की तरह अमीर होना चाहते हैं, या एलन मस्क की तरह, या बिल गेट्स या वॉरेन बफेट की तरह। इसका मतलब है कि अगर 10 रैंडम लोगों से पूछा जाए कि वो अमीर बनना चाहते हैं तो उन सब 10 लोगों का जवाब हाँ होगा। और अगर उन्हीं 10 लोगों से पूछा जाए कि अमीर होने का क्या मतलब है तो वो अलग अलग तरीके से जवाब देंगे। सच ये है कि अमीर होना अलग अलग लोगों के लिए अलग है और इसीलिए इसका एक जवाब नहीं हो सकता। इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले डिसाइड करें कि आपके लिए अमीर होने का क्या मतलब है, तभी जाके आप नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ सकते हैं। सिर्फ सुंदर पिचाई, विजय कुमार, राजेश गोपीनाथन जैसे लोग ही जॉब से अमीर हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सरासर गलत है। आप भी एक सैलरी इनकम से अमीर हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले याद रखिए कि चाहे आप बिजनेसमैन हो, या नौकरी ढूंढने वाले हो, या फ्रीलांसर हो, पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं होता। आप किसी भी इनकम सोर्स से अमीर हो सकते हैं। आप बस अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करोगे और पर्सनल फाइनेंस के कुछ मूल सिद्धांतों का पालन करना हो, और मैं आपको आज की वीडियो में यही सिखाऊंगा। पहला सिद्धांत ये है कि अमीर होने का लक्ष्य रखिए, तुरंत अमीर होने का नहीं। क्या आपको सहारा घोटाला याद है? इस घोटाले में दावा किया गया कि आप हमें 10 रुपये इन्वेस्ट करो और हम आपको पैसे को जल्दी से दुगना करके वापस करेंगे। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता और उनके पैसे को ले लिया। लेकिन अंत में उन्होंने लगभग 50,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया और बहुत सारे भारतीयों के पैसे को लेकर भाग गए। हाँ, ये सच है। ऐसे बहुत सारे घोटाले और योजनाएं होती हैं जो हमें तुरंत सफलता और कामयाबी का वादा करते हैं, लेकिन अक्सर ये हकीकत से दूर होती हैं। ये ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा फ़ी या गैर कानूनी काम शामिल करती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। धीरे धीरे और कंसिस्टेंट एफर्ट से ही अमीर बन सकते हैं। यही एक संभव और एक स्पष्ट तरीका है अमीर होने का। तो क्या आप सोच रहे हैं कि आप इसे कैसे कर सकते हैं? चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं 50-30-20 का रूल। यह एक बहुत ही आसान और प्रभावी बजटिंग विधि है जो आपको अपने पैसे को बेहतर तरीके से बजटिंग करने में मदद करेगी और आपके वित्तीय लक्ष्य को तेज़ी से हासिल करने में मदद करेगी। 50-30-20 का रूल कहता है कि आप आय कमाते हैं उसका 50% आपकी वांट्स में जाना चाहिए, और 30% आपके डिज़ायर पर, और 20% आपकी सेविंग पर और निवेश के लिए हर महीने। नीड्स जैसे खाना, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ आदि जैसी चीज़ें आपके जीवन में हर महीने गुजारा करने के लिए।
और अपनी इच्छाओं के लिए व्यक्तिगत खर्च जिन्हें आप आनंद और सुख के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मनोरंजन, रुचियाँ, शॉपिंग, बाहर खाना खाना आदि। बचत और निवेश वो पैसा है जो आप अपने भविष्य के लक्ष्य के लिए अलग रखते हैं, और जैसे पेंशन, शिक्षा, घर की संपत्ति आदि। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप 29 साल के हैं। आपकी महीने में हाथ में आने वाली सैलरी 50,000 रुपये है। अब आपको 25,000 रुपये आवश्यकताओं पे खर्च करना चाहिए, और 15,000 रुपये आपके इच्छाओं पर खर्च करना चाहिए, और 10,000 रुपये अलग रखने चाहिए। कि आप सिर्फ 10,000 रुपये बचत के लिए रख सकते हैं, ये सही नहीं है। इसका कारण है कि इन्फ्लेशन के साथ आपकी सैलरी और एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आपकी बचत भी बढ़नी चाहिए। तो मान लीजिए भारत में एवरेज इन्फ्लेशन 6% है। चलिए मान लेते हैं आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर भी 6% से बढ़ते हैं। देखते हैं इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आपकी बचत कैसे बढ़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे आपकी बचत भी हर महीने कैसे बढ़ती है। तो मान लीजिए आपने अपनी इनकम का 20% सेव किया है, और इस राशि को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब जब आप कमाई कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास माता पिता, पत्नी, पति या बच्चे जैसे आप पे डिपेंडेंट हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपना लाइफ इंश्योरेंस खरीदें। लाइफ इंश्योरेंस एक प्रकार का सुरक्षा है जो आप डिपेंडेंट को आपकी मृत्यु के बाद एक सुरक्षा राशि देती है, जिससे उन्हें आपके बिना अपनी ज़िंदगी आगे चलाने में मदद मिलती है। इससे आपके अंतिम संस्कार के खर्च, कर्ज और या नया वित्तीय जिम्मेदारियों को चुकाने में मदद मिलती है। मार्केट में अलग टर्म इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल है। आपको ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान चुनना है जो आपकी ज़रूरत, लक्ष्य और बजट के अनुसार हो। लेकिन सबसे अच्छी लाइफ इंश्योरेंस है टर्म इंश्योरेंस। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीदा है जो 500 रुपये में मिलती है। इसका मतलब है कि आपने लाइफ इंश्योरेंस खरीदने में 500 रुपये इन्वेस्ट किए, और याद रखिए इस पर फ्यूचर इन्फ्लेशन का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बचत कुछ इस तरह हो सकती है। अब आपने लाइफ इंश्योरेंस खरीद लिया है। अब आपकी अगली खरीद क्या होनी चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह का सुरक्षा है जो आपके इलाज के लिए भुगतान कर सकती है, जो आप बीमार होते हो या आपको कोई चोट लगती हो तो। इस तरह आपको अपनी बचत या निवेश से कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। इससे आप अपने हॉस्पिटल के बिल्स, डॉक्टर की फ़ी, मेडिसिन, ऑपरेशन आदि के लिए भुगतान दे सकते हैं। हर साल हेल्थ इंश्योरेंस के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो वो आपकी बचत को ख़त्म कर सकती है। जैसे ही आप अपनी ज़रूरत, लक्ष्य और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस चुन सकते हैं। मान लीजिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है जिसकी प्रीमियम हर महीने 400 रुपये जाती है। यहाँ पर आपको प्रीमियम से, इन्फ्लेशन से प्रभावित होकर आपको हर साल हेल्थ इंश्योरेंस को दोबारा खरीदना होगा। अब बचत कुछ इस तरह से हो सकती है। अब आप जैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हैं, क्या आप सारे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा समय आता है जैसे कि गाड़ी की मरम्मत, घर की मरम्मत, मेडिकल बिल्स या नौकरी का छूटना आदि। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी बचत से पैसे निकालेंगे? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड हो। इमरजेंसी फ़ंड एक ऐसी राशि होती है जो आप अचानक से महत्वपूर्ण व्ययों के लिए अलग रखते हैं। इससे आपको क्रेडिट कार्ड का कर्ज देने से बचाया जा सकता है, जो आपको अधिक ब्याज देने पर मजबूर कर सकता है। वित्तीय दबाव और अनिश्चितता से बचने में मदद कर सकती है। आपको अपना इमरजेंसी फंड लिक्विड हिसाब में रखना चाहिए, जैसे कि बचत खाता और फिक्स्ड डिपॉजिट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और जो कम रिस्क में अवेलेबल होते हैं और अधिक लाभ देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए?
इमरजेंसी फ़ंड में इतना पैसे की आवश्यकता है, ये आपकी आय, आपके स्तर और जीवन शैली पर और रिस्क टॉलरेंस पर निर्भर करता है। लेकिन इमरजेंसी फ़ंड कम से कम 6 महीने के लिए पूरा होना चाहिए। इसके लिए आप हर महीने थोड़ा पैसा बचा सकते हैं और इससे शुरू कर सकते हैं जब तक आप अपने इमरजेंसी फ़ंड के गोल को अचीव ना कर लें। अगर आपका इमरजेंसी फ़ंड पूरा इस्तेमाल होता है तो आपको उसे दोबारा बनाने की ज़रूरत होगी। अगर आपकी आवश्यकताओं में 25,000 रुपये खर्च होते हैं तो 25,000 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका इमरजेंसी फ़ंड होगा और ये आपको 1 साल के अंदर बना लेना चाहिए। तो आप 1 साल तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आप अपनी बचत बढ़ाएंगे और 1 साल में इमरजेंसी फ़ंड को बना लेंगे। आप अगले साल से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। पैसा इन्वेस्ट करना, लेकिन सवाल ये है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। याद रखिए कि आपके पैसे को जुआ या बहुत अधिक रिस्क लेने के लिए नहीं है, या तेज़ी से कोई मुनाफा कमाने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें आपको अपने गोल, टाइम इंटरवल और रिस्क टॉलरेंस के अनुसार डिसीजन लेना चाहिए। तो अब आपके पास अलग अलग प्रकार के निवेश उपलब्ध हैं। मैं आपको कुछ निवेश प्रकार बताता हूँ। आइए देखते हैं कि पिछले वर्ष में एवरेज लाभ क्या था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या आप इन इन्वेस्टमेंट से अमीर हो सकते हैं। इसका पता लगाने के लिए हमें कुछ गणना करनी होगी। चलिए करते हैं। तो ये थी आपकी बचत। आपने पहले साल में इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट किया था। अब दूसरे साल में आप हर महीने 9,600 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप हर महीने बताए गए निवेश में पैसा डालते हैं तो आप 60 की उम्र में यानी 30 साल बाद रिटायर होकर कितना पैसा जमा कर सकते हैं। आपने देखा कि 30 साल बाद आप स्टॉक मार्केट में 4.5 करोड़ की धन संपत्ति बना सकते हैं और एनपीएस में 3.4 करोड़ रुपए। अब आप अपने इन्वेस्टमेंट को 9,600 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये में बढ़ाते हैं तो आपके कुल निवेश की कीमत क्या होगी, देखते हैं। तो जैसे ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट की कीमत को बढ़ाते हैं तो आपकी धन संपत्ति भी वैसे ही बढ़ती है, लेकिन इन्फ्लेशन के प्रभाव के कारण उसकी कीमत कम हो जाती है। तो अपनी गणना में इन्फ्लेशन को ध्यान में रखिए, इसे भूलें ना। लेकिन याद रखिए कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपको वो निवेश चुनना चाहिए जो आपकी ज़रूरत, लक्ष्य और बजट के अनुसार हो। आपको अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट पोर्टफोलियो में अच्छा टाइम देखकर डिफरेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कैसे आप सैलरी वाली जॉब से अमीर हो सकते हैं, नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करके नहीं। यह सिर्फ मजाक था। आप एक डिसिप्लिन से ही अमीर हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही प्रभावी और सरल निवेश योजना यह है कि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट को मिलेगा। उसे कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब है कि आप जितना जल्दी शुरू कर सकते हैं और समय के साथ लगातार निवेश कर सकते हैं, उतना ही बेहतर है। इससे आप में एक मजबूती की धारणा लेने में मदद मिलेगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। जाने से पहले हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।